दोनों में सेम है। यस, तो गुड मॉर्निंग। आप जो वेबसाइट को अगर लिंक करेंगे तो वेबसाइट में आपको नोट्स है, यूनिट 1 एक्सेट्रा, और वहाँ एक बटन है जो आपको वीडियोस बताता है, राइट? वो वीडियोस जाता है मेरे यूट्यूब पेज पे, ओके, जहाँ पे मैं ये क्लास के जो रिकॉर्डिंग्स है उसको अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग वीडियोस मैम भी, वेबसाइट आपकी है मैम? सॉरी, हाँ हाँ, मेरी वेबसाइट मैम जी। उसमें 5 यूनिट्स है मैम। यस, तो क्या हुआ 5 यूनिट्स? वही बोल रहे हैं कि 5 यूनिट्स मतलब ये सीएस सेक में मैम के 5 यूनिट्स है मैम उसमें। तो वही वेबसाइट पे देखिए, वहां पे सिलेबस भी मैंने दिया है, ओके? तो आप ओके मैम। वेबसाइट पे जाइए, मैंने सिलेबस भी वहां दिया है, क्वेश्चन बैंक भी दिया है, नोट्स भी है यूनिट वाइज, और लिंक है वीडियोस के। ये जो क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं इसके भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो इसीलिए मैं उसको अपलोड करके स्टोर कर रही हूँ, ताकि अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हुआ कनेक्ट करने अभी, तो आपको जब भी कन्वीनियंट रहे आप कनेक्ट करके आप नोट्स देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है? तो वेबसाइट से आप लोग नोट्स डाउनलोड कीजिए, राइट? ताकि आपके पास नोट्स है, क्वेश्चन बैंक है, सिलेबस है, और वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड करके अपलोड करते जाएंगे, ठीक है? तो वीडियोस भी रहेंगे। तो इन केस क्लास के टाइम में आपका पावर नहीं है, नेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो डोंट वरी, आपको जब भी कन्वीनियंट है आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो वो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख ले सकते हैं, ठीक है? तो फिर जब क्लास होगी तो मैं उसको डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है? लेकिन हम लोग खुद यहाँ पोर्शन अपना कर लेंगे, ठीक है? सब क्लियर है ना? तो प्लीज यस मैम। वेबसाइट को लिंक कीजिए। मैं ये जमाने में मैं बहुत अच्छे से सीख गई, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, जो आपको चाहे मैं आपको बना सकती हूँ। तो मेरे पास वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, सब कुछ है, ठीक है? तो प्लीज इसको इस्तेमाल कीजिए। और मैम वेबसाइट कैसे बनाई आपने? एलिमेंटोर के साथ एक कुछ और चीजें, वर्डप्रेस से? सॉरी, वर्डप्रेस से मैम? वर्डप्रेस से पहले बनाया था, लेकिन अभी एक और चीज यूज कर रही हूँ जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटोर। उससे यस मैम, यस आपको मैम। वेबसाइट ज्यादा फैंसी बनता है। तो देखिए आप मेरे, आपको लिंक इसका है, लेकिन मेरा पूरा वेबसाइट भी है। तो आप लोग देखिए वेबसाइट को, कमेंट कीजिए आपको कैसा दिख रहा है वेबसाइट, क्योंकि अब घर बैठे बैठे ये सब चीजें सीख रही हूँ मैं, उसको सुधारने की भी कोशिश कर सकते, ठीक है? तो वेबसाइट का फायदा क्या है कि वेबसाइट में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट? यानी कि आपको सिलेबस, क्वेश्चन बैंक, नोट्स, वीडियोस के लिंक्स, सब कुछ वो वेबसाइट पे है, राइट? तो फिर उसके साथ आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो मुझे इंडिविजुअली आपको लिंक्स भेजने की जरूरत नहीं है, राइट? तो क्लास खत्म होते ही मैं ये वीडियो को अपलोड कर दूंगी वो वेबसाइट पे, राइट? ताकि आप ये वीडियो को या तो एक और बार देख सकते हैं चाहे तो, या जिसने देखा नहीं है वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है? ओके। और डाउट्स को आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं अगर कोई डाउट्स है, ठीक है? या जब क्लास है जब ही करेंगे। सो होपफुली अपना पूरा स्मूथली हो जा सकता है, ठीक है? ठीक है ना सबको? हेलो, यस मैम। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी बात। तो मैं आपके साथ बात कर रही थी, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये आपके साथ मैं बात कर रही थी रेडिएशन सेफ्टी, और हम लोग बात कर रहे थे वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है? मैं जरा इसको ठीक करती हूँ, एक मिनट, हाँ, ये मेरा माउस कहीं और वो सब क्लियर है ना जो हम लोग करे थे इसके पहले? क्या क्या करे थे मैं जरा थोड़ा रिपीट करती हूँ, राइट? हम लोग करे थे, उप्स, अरे ये ठहरिए एक मिनट, ये मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जरा एक मिनट इसको ठीक करती हूँ।
ये प्रॉब्लम। ये टैबलेट्स वगैरह भी इसको इस्तेमाल करना थोड़ा आदत की बात है। अच्छा, ये उल्टा कर रहा है, नीचे गए तो ऊपर जा रहा, ऊपर गए तो नीचे जा रहा। अच्छा हाँ, इसको ऐसा करना है। ओके सॉरी, अब ठीक आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, राइट? सॉरी, हैंडराइटिंग बहुत खराब आ रहा है। वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट? तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप लोग ने लास्ट सेमेस्टर किया वेव्स एंड ऑप्टिक्स, जिसमें आपने देखा कि लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह से बिहेव करती है, राइट? लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि जो मैटर है, मैटर जो है ये भी वेव और पार्टिकल दोनों की जैसे बिहेव करता है। आवाज नहीं आ रही मैडम? अच्छा, एक मिनट। आ रही है मैम आवाज? आ रही है, देखिए अब आनी चाहिए क्योंकि मैं अच्छे खासे जोर से ही बात कर रही हूँ, राइट? तो हम लोग ये हुआ कि मैटर भी जो है ये दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। ये बिहेव करते हैं एज पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स, राइट? तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर तो हमें मालूम है, राइट? वेव नेचर क्या था? तो ये वेव नेचर को बहुत ज्यादा स्लो आ रही मैडम आवाज। क्या नहीं आ रही? हेलो, नहीं आ रही क्या आपको आवाज? हेलो, दूसरे प्लीज बोलिए, आप लोग को आवाज आ रही नहीं आ रही? मैम आपकी आवाज आ रही है, आपकी सही आवाज आ रही है। अच्छा, आप लोग क्या कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए, सभी लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। इसीलिए मैं कैमरा भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कैमरा में भी थोड़ा वेस्ट होता है इंटरनेट, राइट? इसीलिए मैं बिना कैमरा के ही बात कर रही हूँ, राइट? और आप लोग भी सभी म्यूट हो जाइए। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि हर चीज जो मैटर है उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होता है और ये वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p, राइट? h जो है क्या है? वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? और p जो है ये है मोमेंटम, यानी कि m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, राइट? तो डी ब्रॉगली ने कहा कि हर चीज जो है, अपने पास जो हर चीज है वो हर चीज के अपने एक वेवलेंथ होती है, राइट? और वो वेवलेंथ ये है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। और कहा कि हर चीज का अपना एक वेवलेंथ होता है और इसके वजह से ये जो मैटर है ये बिहेव करेगा क्या पार्टिकल के जैसे, राइट? और आपको अगर याद है तो ये फिर मैं लिखती हूँ आपके लिए, ये है मेरा लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h का जो वैल्यू है ये है 6.6 इंटू 10⁻34। ये आप नोट करना है, राइट? कि ये जो इसका क्या है, ये -34 है, राइट? इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी फॉर एग्जांपल हमारे से, राइट? तो हमें नीचे क्या करना है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हमारा मास 100 किलोग्राम्स भी लिखेंगे और हमारा वेलोसिटी सपोजिंग 100 मीटर्स बाय सेकेंड भी रखेंगे तो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 और ये क्या हो जाएगा +4, यानी कि -4, राइट? इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको -34, यानी 6.6 इंटू 10⁻38 मीटर्स। ये होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अगर आपका वेट 100 किलोज है और अगर आपका स्पीड 100 मीटर्स पर सेकेंड है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये ऑब्वियसली बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, 10⁻38, राइट? और हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो ऐसे चीज को वे करे, राइट?
या सॉरी इसको मेजर करें, 10⁻⁻38 को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक दुनिया है जिसमें ये चीज लैम्डा जो है ये इतना छोटा नहीं है, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं हमारा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, राइट। यानी एटम के स्केल पे, एटम के मैम माइक को ऊपर लगा लीजिए मैम, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही मैम। अच्छा देखिए अभी बेहतर है क्या? इज इट बेटर नाउ? यस मैम। अभी बेटर है, ओके। जी मैम। तो एक और दुनिया है जिसको हम लोग बुलाते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, राइट। वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है? दुनिया जिसमें एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐसी चीजें हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kgs, राइट। तो इसीलिए क्या हो जाता है, अगर हम लोग वेवलेंथ देखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट, हम लोग इसको करेंगे 6.6 into 10⁻34, लेकिन ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये है 9.1 into 10⁻31, ये है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसको अगर हम लोग, अब देखिए अब क्या होता है, जब हम लोग हमारे लिए कर रहे थे तो ये बेसिकली 10⁻34 फैक्टर के वजह से हर चीज जो थी वो छोटी हो जा रही थी। लेकिन अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के केस में, चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है इतना छोटा है, राइट, 10⁻31 है, इसीलिए इसकी वजह से ये 10⁻34 अब उतना छोटा नहीं है, राइट। ये -31 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये -34 + 31 हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा, राइट, जो जो मेजरेबल क्वांटिटी है, ओके। तो इसीलिए अगर हम लोग इसका जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, सपोजिंग स्पीड ऑफ लाइट भी अगर डालेंगे 3 into 10⁻8 सॉरी +8, राइट, तो हमें क्या आता है वैल्यू? 6.6 divided by 9.1 into 3 into 10 पर, ये क्या है, -34 + 31 -8, राइट। ये +8 था ना वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, तो -8। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये हो जाएगी 6.6 divided by 9.1 into 3। अभी कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। ये क्वांटिटी का जो वैल्यू है अभी बताऊंगी आपको, ये है 6.6 into 1 divided by 9.1 फिर से डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है हमारे पास 0.24 into 10 पर क्या हो गया यहाँ पे, -34 + 31 is -4, -4 -8 -12 मीटर्स, राइट। दिख रहा ना आपको? यानी कि 2.4 सॉरी यानी कि 2.4 into 10⁻13 मीटर्स, राइट। अब मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल चुकी थी कि एटम का जो साइज है ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर्स है, राइट। न्यूक्लियस का जो साइज है ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर्स है, इसलिए इसको नया नाम दिया जाता है फर्मी। 1 फर्मी इज 10⁻15 मीटर्स, ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये -13 कंपैरेबल है टू -15 एंड -10, राइट। इसकी तुलना में ये भी कंपैरेबल क्वांटिटीज है, राइट। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, ये एटम में बिहेव करता है लाइक अ वेव। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो सिमिलर है टू एटॉमिक साइज, एटम का साइज या न्यूक्लियस के साइज से कंपैरेबल है, राइट। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग एटम में कंसिडर करते हैं तो हमें उसको वेव कंसिडर करना जरूरी है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है
अब हमारी सोच हमें बदलनी है। हमें सोचना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक वेव है, राइट? ये अब पार्टिकल नहीं है, ये एक वेव है। अब लास्ट सेमेस्टर हम लोग साथ में, आपको याद है, हम लोग करे थे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, याद है? हम लोग करे थे, राइट? तो अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव है, अगर ये वेव है तो इसे वेव प्रॉपर्टीज दिखाना जरूरी है, राइट? और इसीलिए एक बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया, राइट, जिसमें ये कोशिश किया गया कि अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव है, राइट, अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक वेव है, तो इसका मतलब क्या है? इसे दिखाना चाहिए डायफ्रैक्शन, राइट? आपको याद है, राइट? लास्ट सेमेस्टर हम लोग करे थे डायफ्रैक्शन, राइट, जिसमें आप देखे थे कि डायफ्रैक्शन से लाइट का वेव नेचर वेरीफाई होता है, राइट? यानी कि हमें मालूम पड़ता है कि लाइट जो है ये एक वेव है। तो ये दो लोग थे जिसका नाम था, एक मिनट, हाँ, ये जिसका नाम था डेविसन एंड गर्मर। ये दो लोग थे। ये दोनों ने क्या किया? 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया, राइट? नाम क्या है मैम? डेविसन एंड गर्मर। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया, राइट? मैम जर्मन। हाँ, ये दोनों जर्मन है एक्चुअली। बट ये लोग दोनों रहते थे यूएसए में, राइट? तो ये ओरिजिनली जर्मन थे लेकिन यूएसए में किए इन लोग। ओके, नाम इनका एक तो डेविसन और जर्मन। गर्मर, GERMER। एक मिनट, ये फिर से इसको स्पेलिंग थोड़ा बेहतर तरीके से लिखती हूँ मैं। ये साहब का नाम, तो ऑफिशियली आप उनको अमेरिकन ही गिनना क्योंकि ये करे थे एक्सपेरिमेंट्स इन लोग अमेरिका में, राइट? गर्मर, GERMER, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि जिस तरह से आपने देखा कि लाइट का डायफ्रैक्शन होता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डायफ्रैक्शन किया, राइट? और आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न आया, तो उसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन्स वेव्स है, राइट? जिस तरह से हम लोग ने लाइट के साथ वेरीफाई किया कि लाइट वेव है, उसी तरह से उन्होंने वेरीफाई किया कि इलेक्ट्रॉन्स भी वेव्स है, राइट? और इस तरह से ये एस्टैब्लिश होता है कि मैटर जो है वो वेव के जैसा बिहेव करता है। लेकिन हर बार नहीं। हम लोग ने देखा कि जैसा हमारा जो है, हमारा जो वेवलेंथ है ये 10⁻38 मीटर्स है, यानी कि इतना छोटा है कि ये कभी मेजर ही नहीं होगा, राइट? यानी कि हम अपने आप को पार्टिकल ही समझना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में चूंकि उनका मास इतना छोटा है तो उनको वेव के जैसे कंसिडर कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग बेसिकली ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमें बात करना है एटम के बारे में, राइट? तो अब आपको याद रखना है कि एटम में हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन को वेव समझना है, राइट? एक और अच्छे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है जो आपको मालूम करना है, वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट? तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट? इसको दिया गया एक साहब ने जिसका नाम था हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट? तो इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि चूंकि मैटर जो है ये वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो सोचिए आपके पास एक ऐसा वेव है, राइट? ये याद है पुराने टेलीफोन के तार रहते थे,
देखा है कभी किसी ने ऐसे टर्न वाले तार रहते थे। यस अब अगर मैम। ये तार को अगर आप बहुत करीब ला लिए, राइट, तो इसके पोजीशन यानी एक्स को आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या है, ये टर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप ये तार को खींचेंगे, राइट, ताकि इसके जो टर्न्स है कम हो जाएंगे, यानी वेलोसिटी कम हो जाएंगी, तो आपको ये खींचा हुआ रहेगा, राइट। तो ये है आपका मोमेंटम। तो बेसिकली हाइसेनबर्ग ने कहा कि अगर, चूंकि ये जो मैटर है वेव भी है और पार्टिकल भी है, इसीलिए इसको क्या है, चूंकि ये ऐसा है, हमेशा अगर आप इसके पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हमेशा एक एरर आएगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। आपको हमेशा एरर आएगा अगर आप किसी वेव पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा पी हमेशा रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एच या एच बार। एच बार का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसको हम लोग बुलाते हैं एच बार। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि चूंकि मैटर जो है वेव भी है और पार्टिकल भी है, इसीलिए आपको हमेशा एक साथ अगर आप पोजीशन और मोमेंटम को पता करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हमेशा कुछ एरर आएगा, कुछ गलती होंगी, और वो एरर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार आएगा। यानी कि आप कभी भी एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते हैं कि x क्या है और p क्या है, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, देखिए हम लोग अभी बात करेंगे जब हम एटम की, एटम में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि सेंटर में मेरे पास न्यूक्लियस है, राइट, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, राइट, और इसके इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक वेव है, राइट, और इसीलिए आप कभी भी एक साथ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेव है। समझ में आया ना? तो आप पहले वाला मॉडल जो था एटम का, उसमें लोग समझते थे कि जिस तरह से न्यूक्लियस जो है ये सूरज के जैसा है, सोलर सिस्टम मॉडल, इसको बोलते थे सोलर सिस्टम मॉडल फॉर द एटम, राइट। तो सोलर सिस्टम मॉडल फॉर द एटम में क्या था कि न्यूक्लियस सूरज के जैसा है, राइट, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जिस तरह से हमारे ग्रह या प्लैनेट्स या सैयारे घूमते हैं अराउंड द सन, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी मूव होता है अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। ये था सोलर सिस्टम मॉडल। लेकिन अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यस, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन चूंकि वो एक वेव है, राइट, हम लोग उसका पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकते, राइट। और इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन को अब वेव के जैसे समझने की कोशिश करना है, राइट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब एटम को समझने की कोशिश करते हैं, एटम को हिंदी में अणु बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है क्या? एटम को उर्दू में क्या बोलते हैं? नहीं मालूम है। अच्छा, एनीवे, आई नो हिंदी में अणु बोलते हैं, बट उर्दू में नहीं मालूम। जर्रात ठीक है, बोलते अब हैं, जर्रात। सॉरी, उर्दू में जौहर बोलते जौहर। ओके, वेरी गुड। हैं। यस मैम। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे एटम के बारे में, राइट। एटम के बारे में, एटम क्या चीज है? वो सबसे छोटा पीस है किसी भी चीज का जिसमें उसके सभी प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। तो सबसे पहला वाला मॉडल जो था एटम्स का, उसमें क्या था? उसमें समझते थे, इसको बोलते हैं, ये था थॉमसन का मॉडल। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल में क्या आप बोलते हैं, इसको बुलाते हैं प्लम केक मॉडल।
प्लम केक का मतलब क्या है? अगर आपके पास केक है जिसमें आपके किशमिश है, राइट, किशमिश, तो ये आपका केक है, राइट। और ये केक के अंदर आपके पास आपके पूरे एटॉमिक पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सभी किशमिश के जैसा ये मॉडल में है, राइट। तो सबसे पहला जो मॉडल था एटम्स के लिए, ये था मॉडल थॉमसन मॉडल, ओके, जिसमें ये था कि ये जो एटम है एक ऐसे बन के जैसा है जिसके अंदर किशमिश के जैसे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने बंधे रहते हैं, राइट। अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसा बायोलॉजी में क्या करते हैं, आप कोई चीज को लेते हैं, सपोजिंग आप एप्पल को स्टडी करते हैं, तो आप एप्पल को कट करके उसके हिस्सों को देख ले सकते हैं, राइट। लेकिन एटम के केस में हमें वैसा फ्रीडम नहीं है, राइट। हम लोग एटम के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते देखने के लिए, राइट। तो किसी और तरीके से हमें डिटरमिन करना पड़ता है कि ये एटम में है क्या, राइट। इसीलिए आप अभी मैं बात करूंगी आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसमें अंदाजा लगाया गया कि एटम क्या है। और ये एटम, जैसे मैंने आपको कहा, इसको अंदाजा लगाना आसान नहीं है क्योंकि आप एटम के टुकड़े करके आप चेक नहीं कर सकते, राइट। तो आपको इसको किसी और तरीके से स्टडी करना पड़ता है, राइट। तो ये था हमारा पहला मॉडल जो है मेरा थॉमसन मॉडल, राइट। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, राइट। क्या एक्सपेरिमेंट किया अभी बताती हूँ मैं आपको। इनका नाम था रदरफोर्ड, ओके। तो रदरफोर्ड ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, अभी आपको बताती हूँ ये एक्सपेरिमेंट। आई एम सॉरी, ये राइट। तो हम लोग अभी बात करेंगे अबाउट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो अरे एक मिनट, हाँ, दिख रहा है आप लोग को? नो मैम, नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट, हाँ, कुछ यहाँ कुछ आपको मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा मैम, दिख रहा मैम। व्हाइट बोर्ड दिख रहा, ओके, वेरी गुड। मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट, हाँ। ये अपना व्हाइट बोर्ड है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और जैसे मैंने आपको कहा, इसमें आपको अच्छी तरह से समझना है कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट प्लान किया गया। इसमें क्या किया रदरफोर्ड ने, एक चीज ली जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉइल, यानी कि क्या बोलते हैं ये आपका सोना, ओके, गोल्ड। अब ये गोल्ड में क्या किया इन्होंने, ये गोल्ड फॉइल में इन्होंने, मेरा ये जूम का कुछ, एक मिनट, हाँ। तो ये जो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने इस्तेमाल किया अल्फा पार्टिकल्स। अब किसी को मालूम है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है? क्या है अल्फा पार्टिकल्स? किसी को मालूम है? हीलियम मैम। क्या है अल्फा पार्टिकल्स? हीलियम को कहते हैं मैम। किसको? हीलियम का। करेक्ट। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम का न्यूक्लियस है, राइट। हीलियम का न्यूक्लियस है।
अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा? ये न्यूक्लियस है, राइट? इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। हीलियम न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट? तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने ये हीलियम पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया, राइट? और ये हीलियम पार्टिकल्स को इन्होंने फेंका ऑन, आई मीन इनको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ओके? इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने ये जो हीलियम पार्टिकल्स जो है, राइट, इनको फेंक, ये जो बीम है, सपोजिंग ये बीम है, सॉरी, ये बीम है ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो ये हीलियम न्यूक्लियस है, और इसको डाला गोल्ड फॉइल के ऊपर, राइट? अब सपोजिंग एटम जो है वो प्लम केक मॉडल के जैसा था, राइट? हम लोग ने बात की, राइट, प्लम केक मॉडल। तो फिर ये हीलियम को क्या करना था? ये हीलियम बस प्लम से निकल के इस तरह से निकलेगा, राइट? लेकिन क्या देखा गया कि ये जो हीलियम का जो न्यूक्लियस है, ये उल्टा ऐसा नहीं गया, ये ऐसा घूमने गया, राइट? ये ऐसे एंगल्स पे हटने लगा, राइट? जिसको हम लोग बुलाते हैं स्कैटरिंग, राइट? जिसको हम लोग बुलाते हैं स्कैटरिंग। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये गोल्ड है, ये गोल्ड में क्या है? ये सोना है, इसमें गोल्ड एटम्स है, राइट? इसमें गोल्ड एटम्स है, एटम्स का कोई चार्ज नहीं रहता, राइट? तो अगर हीलियम को आप एटम्स पे डालेंगे तो वो सीधा सीधा ऐसा निकल जाना चाहिए। लेकिन ये देखा गया कि ये हीलियम पार्टिकल्स जो है ऐसा साइड में चले गए, स्कैटरिंग हो गया इनका, राइट? जिसके वजह से ये मालूम हुआ कि ये जो एटम है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ नहीं है, राइट? साथ नहीं है, और इसीलिए चूंकि ये पॉजिटिव चार्जेस है और इसको रिपल्शन हुआ, राइट? ये अवे जाने लगा, इसको रिपल्शन हुआ, राइट? तो ये मालूम हुआ कि एटम के जो सेंटर के हिस्से में पॉजिटिव चार्ज है और बाहरी हिस्से में नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि इससे इसको रिपल्शन होता है। फिर से समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हम लोग देख रहे थे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें किस तरह से मालूम हुआ कि एटम जो है ये एक केक के जैसा नहीं है। जैसा वो रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि आपके पास एटम जो है एक केक के जैसा है, जिसमें आपके पास अलग अलग दाने हैं, राइट? पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस सब मिले जुले हैं, और इसीलिए एटम आपका न्यूट्रल चार्ज का है, राइट? तो इसलिए रदरफोर्ड ने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सब मिले हुए रहते हैं ये एटम के अंदर। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ कि जब हम पॉजिटिव चार्जेस ये एटम्स पे फेंकते हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो जाते हैं, राइट? रिपेल हो जाते हैं, यानी कि इससे दूर हट जाते हैं। तो ये रिपेल्शन कब होगा? सिर्फ अगर नेगेटिव चार्जेस है, राइट? तो इसीलिए रियलाइज किया गया कि एटम में पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग होते हैं, यानी कि सेंटर के हिस्से में आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और बाहरी हिस्से में आपके पास नेगेटिव चार्जेस होता है, यानी कि बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से ये अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन होता है, राइट? यानी कि इसको रिपेल करते हैं ताकि ये दूर दूर जाए, राइट? तो ये वाला इफेक्ट हुआ हमारे ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के वजह से, राइट? जिसमें हम लोग देख सके कि ये जो आप लोग, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया कि ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग एटम में रहते हैं, वो एक साथ नहीं होते हैं, ये इनमें कुछ डिस्टेंस रहता है। इसके वजह से ये जो हीलियम न्यूक्लियस है ये स्कैटर हुआ, राइट? यानी कि रिपेल हुआ, ओके? अब इसके साथ नेक्स्ट मॉडल क्या आया जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में, और वो है हमारा सोलर सिस्टम मॉडल, राइट? एटम के लिए नेक्स्ट मॉडल था सोलर सिस्टम मॉडल, यानी कि सोलर सिस्टम मॉडल में न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है
जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो इसके अराउंड जाता है, राइट। अब हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम हो गया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, राइट। यानी कि एटम किस तरह से स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी में हमको प्रॉब्लम क्यों हुआ? स्टेबिलिटी का हमारे को प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, राइट। और फिजिक्स से हमें मालूम है कि अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है ये रेडिएट करेगा, ओके। ये इमिट करेगा कुछ रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है, राइट। और अगर ये चार्ज पार्टिकल रेडिएट करेगा तो थोड़ी देर में ये जो इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी देर में ये इसका जो एनर्जी है कम हो जाएगा और ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, राइट। तो ये कैलकुलेट किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो कितनी जल्दी वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, राइट। और इस तरह से अगर वो गिर गया, राइट, तो फिर आपका एटम स्टेबल नहीं रह सकता है, राइट। तो आपका एटम किस तरह से स्टेबल हो सकता है, राइट। आपका एटम स्टेबल नहीं रहेगा, राइट। समझ में आया ना इसका प्रॉब्लम? हेलो? यस मैम। मैं चाह रही हूं कि आप लोग समझे कि किस तरह से आइडियाज यानी कि विचार किस तरह से डेवलप होते हैं, राइट। तो पहला वाला जो थॉमसन मॉडल था वो सबसे सिंपल मॉडल था, वो प्लम केक मॉडल। नेक्स्ट वाला मॉडल इस तरह से आया, सोलर सिस्टम मॉडल। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एटॉमिक स्टेबिलिटी की, राइट। यानी कि एटम किस तरह से स्टेबल रहेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट करने लगेगा। और हमें मालूम है कि एटम्स जो है बहुत ही स्टेबल है, राइट। तो अगर एटम्स इतने स्टेबल है तो फिर ये किस तरह से स्टेबल रहेगा, राइट। तो इसके लिए एक नया मॉडल आ गया, राइट। तो ये मॉडल सबको हम लोग छोड़ेंगे और हमारे नए मॉडल के बारे में बात करेंगे और ये है बोर का मॉडल, बोर मॉडल। तो ये इसको बोलते हैं बोर्स थ्योरी ऑफ द एटम, राइट। तो बोर ने फाइनली एक थ्योरी दी एटम के बारे में। बोर ने ये थ्योरी के लिए 3 चीजें इस्तेमाल की। एक तो प्लैंक्स लॉ जो हम लोग कर चुके हैं, E is equal to h nu, राइट। यानी कि प्लैंक्स लॉ, यानी कि उन्होंने कहा कि एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड होती है, उसके ऑल वैल्यूज आर नॉट परमिटेड, सिर्फ सर्टेन वैल्यूज आर अलाउड, जो E is equal to h nu। सेकेंड चीज जो इन्होंने इस्तेमाल किया ये है डी ब्रोगली प्रिंसिपल, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h nu। और एक थर्ड आइडिया यूज किया, वो जो आप सभी को मालूम है वेव्स एंड ऑसिलेशंस में आप कर चुके हैं, वो है स्टैंडिंग वेव्स। हमें इससे मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव है, राइट। लेकिन अगर आपको आपका वेव्स का याद है तो आपको मालूम है कि अगर एक कोई वेव इस किस्म से आके कोई दीवार को लगती है, अरे ये बहुत खराब आया, ये मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। सपोजिंग ये वेव कोई दीवार को आके टक्कर मारता है, सॉरी मैं थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ इसको। तो ये मेरा वेव है जो आके कोई दीवार पे लगा, राइट। अगर इस तरह से ये दीवार पे लगा तो हमें मालूम क्या है कि ये वेव रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होके इस तरह से ये होता है, राइट। ये अगेन बहुत खराब बना, ये मैं इसको फिर से बनाऊंगी। ये वेव रिफ्लेक्ट होके ऐसा। आई होप आप लोग सबको याद है, हम लोग लास्ट सेमेस्टर करे थे मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। याद है मेल्डीज एक्सपेरिमेंट?
हाँ, Yes. इसमें हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क था, याद है? ट्यूनिंग फॉर्क था, उसको Yes, धागे से ma'am. लगाए थे, राइट? और उसमें हमें ये स्टैंडिंग वेव्स आए थे, याद है? ऐसे स्टैंडिंग वेव्स आए थे, याद है सबको? जी मैम। हाँ, तो ये मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में क्या था? ये स्टैंडिंग वेव्स थे, राइट? और स्टैंडिंग वेव्स में क्या है? ये इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, और ये खड़ा रहेगा। अब स्टैंडिंग वेव्स में फायदा क्या है कि आपको एमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? अगर आपको फ्रिक्शन नहीं रहता था, राइट, तो स्टैंडिंग वेव्स इन्फिनिट टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता था, राइट, हवा का फ्रिक्शन, हवा के फ्रिक्शन के वजह से थोड़ी देर में ये खत्म हो जाते हैं, राइट? नहीं तो ये तो चलते रहते थे। तो बोर का जो यूनिक आइडिया था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये स्टैंडिंग वेव्स है, ये वेव्स है लेकिन स्टैंडिंग वेव्स है। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है कि ये जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे फिर से, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जा रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये है उसका ऑर्बिट, राइट? लेकिन बोर का जो आइडिया था कि इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका सरकमफ्रेंस कहाँ है? 2 पाई आर, राइट? ये सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सरकमफ्रेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, यानी कि लैम्डा जो भी इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है ये n टाइम्स लैम्डा हो जाएगा, तो ये ऑर्बिट जो है ये ऑर्बिट क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग वेव के जैसे हो जाएगा। यानी कि इस तरह से, ये बेहतर पिक्चर्स आपके नोट्स में है, बट इस तरह से आपको, ये बहुत खराब है बना, सॉरी, ये मैंने बहुत खराब बनाया, इसको मैं हटा फिर से करती हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया। तो बोर का जो यूनिक आइडिया ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, इसका 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस, ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, इसकी दूरी जो है ये इज एग्जैक्टली इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। अगर इट्स इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, तो सपोजिंग ये एक वेव है, तो ये वेव ऐसा बन रहा है, देखिए ये एक स्टैंडिंग वेव है, ये भी एक स्टैंडिंग वेव है, ये आप एक सीधा स्टैंडिंग वेव देख रहे हैं, राइट, स्ट्रेट लाइन पे। ये स्टैंडिंग वेव कैसा देख रहे हैं आप? गोल वाला देख रहे हैं, राइट? तो बोर का जो यूनिक आइडिया, एक तो बोर ने ये चीजों को इस्तेमाल किया, यानी कि ये इस्तेमाल किया कि प्लैंक्स लॉ को इस्तेमाल किया, राइट, इन्होंने डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को भी इस्तेमाल किया, और इन्होंने इस्तेमाल किया स्टैंडिंग वेव्स का आइडिया कि ये जो स्टैंडिंग वेव्स है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, राइट? ये इलेक्ट्रॉन अगर स्टैंडिंग वेव है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ये इन्फिनिट टाइम के लिए एटम में रह सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद स्टैंडिंग वेव है। तो अगर यहाँ पे आपको फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो वेव है ये कंटिन्यू होते रहेगा इन्फिनिट टाइम के लिए। और इस तरह से देखिए प्रॉब्लम क्या था? एटॉमिक स्टेबिलिटी का, राइट, यानी कि क्या एटम स्टेबल है कि नहीं। तो बोर ने एक थ्योरी दी कि ये थ्योरी के बेसिस पे एटम स्टेबल हो सकता है अगर हम कहें कि ये जो 2 पाई आर जो है ये n लैम्डा है, राइट? अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम में कोई भी जगह पे नहीं हो सकते हैं। एटम में सिर्फ ऐसे उन्होंने कॉन्सेप्ट किया, नाम दिया जिसका, वो है ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स रह सकते हैं। कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, अच्छा हम लोग ने न्यूक्लियस को हरा बनाया था, अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ कुछ ऑर्बिट्स ले सकती है, राइट, जिसमें आपका 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट? सिर्फ ऐसे ऑर्बिट्स परमिटेड है इलेक्ट्रॉन को
जिसमें 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये स्टैंडिंग वेव रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, सपोजिंग कोई और पॉइंट पे रहेगा, तो वो स्टैंडिंग वेव नहीं बनाएगा, वो रेडिएट करके गिर जाएगा, ये ऑर्बिट या ये ऑर्बिट को आ जाएगा। लेकिन ये बीच में नहीं रह सकता है, क्योंकि बीच में रहेगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, राइट। तो स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही रहेगा, जिसमें वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन ऑफ 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। और फाइनल चीज उन्होंने क्या यूज किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है एटम में, सिंपल फोर्स है जो हमें सबको मालूम है, और वो है बेसिकली कूलम फोर्स। कूलम फोर्स करे हैं, राइट। कूलम फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू, ये है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू के, राइट। कूलम फोर्स क्या है? ये जो फोर्स है बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, राइट। ऑपोजिट चार्जेस क्या है? प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कूलम फोर्स होता है, जो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। तो ये चीजें इस्तेमाल करके, ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स है, इसको इस्तेमाल करके बोर ने अपनी थ्योरी बनाई फॉर द एटम, राइट। अब बोर की थ्योरी किस तरह से वेरीफाई हुई वो हम लोग कल देखेंगे। ये वेरीफाई हुई यूजिंग एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। और इसके बारे में बात हम लोग करेंगे कल, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो बोर की जो थ्योरी है उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। और इसीलिए लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया बोर की थ्योरी में, और बोर की थ्योरी जो है ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकी हाइड्रोजन एटम को, राइट। हाइड्रोजन एटम क्या है? सबसे सिंपलेस्ट एटम है। इसमें आपके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। सबसे सिंपल एटम है। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि और हेवियर एटम्स में, यानी कि जहाँ पे आपके पास ज्यादा प्रोटॉन्स और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, फिर बोर की थ्योरी को भी थोड़े चेंजेस लाने पड़े, राइट। लेकिन कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे बात करना अबाउट बोर थ्योरी, राइट, कि किस तरह से बोर ने अपने थ्योरी के साथ एटम की स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। यानी कि एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एटम्स स्टेबल हो सकते हैं, राइट। ये क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? ओके मैम, सब क्लियर है, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। तो आप लोगों का अच्छा अटेंडेंस लेना लेती हूँ मैं, ठीक है। ये 1 मिनट, आप लोगों का अटेंडेंस मैम कमेंट बॉक्स में लिख दिया अटेंडेंस। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख लिए सब लोग अटेंडेंस? यस मैम। हाँ, जस्ट सब जिसने लोग नहीं लिख लिखे लो वो ना, लिख प्रेजेंट दें। प्रेजेंट प्रेजेंट, क्योंकि मेरे रिकॉर्डिंग में कमेंट्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो मैं उसको अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग को 5 मिनट देती हूँ कि आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रेजेंट 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 लिख लो, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे कल फिर 12 बजे, ओके। हाँ, प्लीज वेबसाइट को विजिट कीजिए और वेबसाइट में देखिए कि आपको सभी लिंक्स मिल रहे हैं ठीक से या नहीं, ठीक है। ओके, हेलो, ठीक है ना सब लोग? यस मैम। ओके, तो कल मिलेंगे फिर से 12 बजे, ओके। थैंक यू, बाय बाय।